नमस्कार, मनुदेल श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपनी राज्य व्यवस्था, जिसमें एनसीईआरटी का जो लाइन टू लाइन है वो इसमें पूरा दिया गया है। तो आज अपना टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहला इसका क्वेश्चन है कि ESL नरसिम्हन तेलंगाना राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। इस नवनिर्मित राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट आता है कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 23 थी। इनमें से कितने जिले तेलंगाना में शामिल किए गए थे? तो टोटल तेलंगाना में शामिल किए गए थे 10 जिले, जिसमें नाम आता है आदिलाबाद, खम, ग्रेट हैदराबाद, मेदक, रंगारेड्डी, नौलगोंडा, महबूबनगर, वारंगल, करीमनगर और निजामाबाद। ये सभी 10 जिले थे जो तेलंगाना में शामिल किए गए थे। विभाजन के बाद विधानसभा सीटों की कुल संख्या आंध्र प्रदेश में 175 और तेलंगाना में 119 निर्धारित की गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या क्रमशः 25 और 17 थी। इन राज्यों की राज्यसभा की सीटें कितनी निर्धारित की गई थी? तो क्रमशः की गई थी 11 और 7। नेक्स्ट आता है 5 अगस्त 2019 को एक संकल्प की घोषणा के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, जिस आदेश पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी किए हैं। इस फैसले के साथ ही कौन सा अनुच्छेद भी समाप्त हो गया? तो इसके साथ ये अनुच्छेद 35A है वो भी समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया है। इनमें से किसमें विधानसभा होगी? तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अब हो गया है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। नेक्स्ट आता है 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति को विधिवत अस्तित्व में आए? तो ये विधिवत अस्तित्व में आए थे 31 अक्टूबर 2019 को किसकी जयंती थी? सरदार पटेल की जयंती पे। याद रखना ये डेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट आता है 2 नवंबर 2019 को दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों का नक्शा जारी किया गया। नए नक्शे के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर के किन जिलों को भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया गया है? तो मीरपुर और मुजफ्फराबाद जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले तथा लद्दाख में मात्र 2 जिले लेह और कारगिल होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये इसमें है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है लेह जिला लद्दाख। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के अस्तित्व में आने के बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जीसी मुर्मू और जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर किया गया है। लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया है? तो RK माथुर को। ये दोनों ही पूछे हुए हैं क्वेश्चन कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर किनको बनाया गया था? तो जीसी मुर्मू को। और ये लद्दाख के कौन बने थे लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो RK माथुर। नेक्स्ट आता है दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय दंड संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराएं लागू होंगी। नए जम्मू कश्मीर में पुलिस व कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन होगी। भूमि व्यवस्था की देखरेख का जिम्मा किसके पास है? तो निर्वाचित सरकार के पास होगा भूमि देखरेख का जिम्मा। जम्मू कश्मीर में सरकारी कामकाज की भाषा अब उर्दू के स्थान पर कौन सी भाषा होगी? तो हिंदी होगी अब। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश बनने पर जम्मू कश्मीर के प्रदेश स्तर पर बनाए गए 164 कानून समाप्त हो गए और विधानसभा से पारित 166 कानूनों को यथावत रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश बनते ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में संसद की ओर से पारित कितने कानून केंद्रीय कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गए? तो कितने हैं टोटल? 106 कानून। नेक्स्ट आता है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की श्रीनगर और जम्मू पीठें मौजूदा व्यवस्था के तहत काम करेंगी। लद्दाख के मामले की सुनवाई कौन करेगा? तो लद्दाख में जो मामले हैं उनकी सुनवाई करेगा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। नेक्स्ट आता है
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल पहले के 6 वर्ष के मुकाबले अब कितने वर्ष होगा? तो पहले 6 वर्ष था, अब होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट आता है 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा किन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसदीय विधि के द्वारा विधानमंडलों का गठन किया गया है? तो किन के लिए किया गया है? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन व दीव और पुदुचेरी। नेक्स्ट आता है जनता के द्वारा 1954 में दादरा और नागर हवेली को मुक्त कराने तक किसका शासन रहा था? तो पुर्तगालियों का इन पे शासन रहा था। 1954 से 1961 तक दादरा और नागर हवेली लगभग स्वतंत्र रूप से काम करता रहा, जिसे दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन ने चलाया। भारत सरकार ने कब सैन्य कार्रवाई के द्वारा इसको भारतीय संघ में मिला लिया गया और तब तक भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका प्रशासन चला रही थी। तो ये बात है दिसंबर 1961। नेक्स्ट है 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत दादर और नगर हवेली के क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करने और राष्ट्रपति की अधिनियम बनाने की शक्तियों के तहत उसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए किस अनुच्छेद और अनुसूची को संशोधित किया गया? तो अनुच्छेद 240 और अनुसूची कौन सी थी? प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट आता है दमन और दीव तथा गोवा देश की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन रहे। इन तीनों को कब भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 19 दिसंबर 1961। नेक्स्ट बात आती है किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम अनुसूची में शामिल करके अभिन्न अंग बना दिया गया? तो ये कौन सा था संविधान संशोधन? तो ये 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 का। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव विलय विधेयक 2019 के तहत इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया है। नया सम्मिलित केंद्र शासित प्रदेश कब से अस्तित्व में आया? तो ये इम्पोर्टेंट बात है, कब आया था? 26 जनवरी 2020 को। और ये विधेयक कब का है? 2019 का। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, किंतु दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया? तो ये कौन सा था? 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। नेक्स्ट बात आती है इसकी कि गोवा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर देश का 25वां बनाया गया था? तो कब बनाया गया था गोवा को? 30 मई 1987 को। नेक्स्ट बात आती है कि 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को तथा 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया। 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन कब किया गया? तो झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली को अब क्या कहा जाता है? तो अब दिल्ली को कहा जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। नेक्स्ट है तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो जय तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत हुई थी वर्ष 1969 में। नेक्स्ट है तेलंगाना आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए के चंद्रशेखर राव ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS शुरू की थी। नए राज्य की मांग को लेकर चंद्रशेखर राव ने आमरण अनशन कब किया था? अक्टूबर 2009 में। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर विचार करने के लिए 3 फरवरी 2010 को किस समिति का गठन किया था? तो वो समिति का नाम था श्री कृष्णा समिति। नेक्स्ट न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री को कब सौंपी, जिसमें उसने 6 विकल्प सुझाए थे, जिसमें एक विकल्प सीमांध्र और तेलंगाना का बंटवारा से संबंधित था। तो वो कब सौंपी थी? 6 जनवरी 2011 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 को लोकसभा ने 18 फरवरी 2014 को, राज्य ने 20 फरवरी 2014 को पारित किया और इस विधेयक का तत्कालीन रूप से प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद में अधिनियम में परिवर्तित किया गया। तो 1 मार्च 2014 को।
ये प्रणब मुखर्जी है ना, प्रणब ही नाम है, ओके कंफर्म है, प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम पारित किया गया। ये देखो दोबारा देख लो, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 को लोकसभा ने 18 फरवरी 2014 को तथा राज्यसभा ने 20 फरवरी 2014 को पारित किया गया। इस विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम में परिवर्तित किया गया। तो कब किया गया? 1 मार्च 2014 को। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य कब बनाया गया? तो ये अस्तित्व में आया था 2 जून 2014 को। नेक्स्ट आती है बात, मराठी एवं गुजराती भाषाओं के बीच संघर्ष के कारण मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को किन 2 राज्यों में विभाजित किया गया? तो बम्बई को किया गया था गुजरात व महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, नगा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके कब नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया? तो 1 दिसंबर 1963 को। नेक्स्ट बात आती है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत सरकार और नगा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच एक समझौते के अनुसरण में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद जोड़ा गया था 371 ए। नेक्स्ट है, 1960 में किस क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपे जाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सलाह दी थी कि संविधान संशोधन किए बिना ही किसी विदेशी राज्य को भारत में कोई राज्य क्षेत्र नहीं सौंपा जा सकता? तो ये कौन सा था? बेरोबाड़ी यूनियन पश्चिम बंगाल का, उसमें कहा गया था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजाब राज्य को 3 भागों, पंजाब एवं हरियाणा को अलग राज्य के रूप में तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित किया गया। इन तीनों राज्यों की राजधानी किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था चंडीगढ़ को। नेक्स्ट आता है, मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य के भीतर स्वशासी उपराज्य बनाया गया था? तो असम राज्य के भीतर ही। नेक्स्ट है, असम अधिनियम 1951 के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र से एक पट्टी किस देश को देकर असम की सीमा में बदलाव किया गया था? तो भूटान की। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय पूर्ण राज्य बनाए गए तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को किस सूची में रखा गया? तो इन्हें रखा गया था केंद्र शासित प्रदेश की सूची में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम से हिमाचल और बिलासपुर राज्यों का विलय करके हिमाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, जिसे 1970 में राज्य का दर्जा भी प्रदान किया गया? तो हिमाचल प्रदेश बिलासपुर अधिनियम 1954 के तहत। नेक्स्ट आता है, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम के द्वारा किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो वह वर्ष था 1971। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को सह राज्य यानी एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया? तो कब दिया गया था? 75वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। नेक्स्ट है, 76वें 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 16 मई 1975 को। नेक्स्ट आता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 26 फरवरी 1987 को मिजोरम को भारत के 23वें राज्य के रूप में एवं अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो क्रमशः 53वें और 55वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय पांडिचेरी, कराईकल, यानम, चंद्रनगर और माहे में फ्रांसीसी बस्तियां रह गई थी। इनमें से किस क्षेत्र में जून 1949 में हुए जनमत संग्रह में भारत के पक्ष में मत दिया गया और उसके बाद मई 1950 में उसका प्रशासन भारत ने अपने अंदर ले लिया? तो ये था चंद्रनगर। नेक्स्ट है, पौंडीचेरी, कराईकल और माहे की जनता ने कब भारत में विलय का निर्णय लिया था? तो निर्णय लिया था 2 अक्टूबर 1954 में। भारत और फ्रांस के बीच में 28 मई 1956 को एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार सभी फ्रांसीसी क्षेत्रों पर भारत का अधिकार मान लिया गया। पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यानम को कब से केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के रूप में प्रशासित किया गया? तो इम्पोर्टेंट डेट है 1 जुलाई 1963। नेक्स्ट आता है, कि संशोधन अधिनियम के द्वारा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया? तो पुदुचेरी को जोड़ा गया था 14वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत। नेक्स्ट आती है बात,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को विधि के द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों में प्रवेश करे और उनकी स्थापना का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये अनुच्छेद 2 के तहत। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि के द्वारा किसी राज्य में उसका क्षेत्र अलग करे अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है? तो ये कौन से अनुच्छेद था? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है, किसी भी नए राज्य के निर्माण, उसकी क्षेत्र सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन वाले विधेयक पर किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। राज्य का निर्माण करो, इसकी जो क्षेत्र सीमा उसको बढ़ाओ या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले किससे पूछना होगा? राष्ट्रपति से पूछना होगा। उक्त परियोजना से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले ही संबंधित राज्य के विधानमंडल या विधानमंडलों के पास एक निश्चित समय के भीतर विचार करने के लिए भेजा जाता है। हालांकि राज्य की सहमति या असहमति से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी एक निश्चित समय के बाद में विधेयक संसद के द्वारा पारित होकर किसके पास हस्ताक्षर के लिए पहुंच जाता है? तो राष्ट्रपति के पास में पहुंच जाता है। मूल संविधान में संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत प्रथम सूची में राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया गया है? तो मूल संविधान में किया गया 4 श्रेणियों का उल्लेख। भूतपूर्व ब्रिटिश भारत के प्रांतों का उल्लेख किस श्रेणी में था? तो भूतपूर्व जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे उनका भाग क में था। राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों की 4 श्रेणियों में से भाग घ में केवल एक केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया और यह कौन सा था? तो ये था अंडमान व निकोबार। नेक्स्ट है, संसद विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन करके भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे राज्यों को दे सकती है। इसलिए बेरूबाड़ी राज्य के क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान को अंतरित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो 9वां। नेक्स्ट बात आती है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन राज्यों के पुनर्गठन ने भाग क और भाग ख के राज्यों का अंतर समाप्त कर दिया? तो भाग क और ख के राज्यों का अंतर समाप्त हुआ था। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956। किस मामले से 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों पर इस आधार पर आक्षेप किया जा सकता है कि वे संविधान की आधारिक संरचना को क्षति पहुंचाते हैं? तो ये कौन सा है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट देखो, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो अगर भारत संघ में किसी राज्य को जोड़ना है तो किसको अधिकार है? संसद को। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के तहत किस राज्य के कुछ क्षेत्रों को निकालकर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो मद्रास यानी तमिलनाडु का। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली आयोग के 2 अन्य सदस्य और थे, ये भी पूछे जाते हैं। तो कौन कौन थे? हरदेनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। नेक्स्ट बात आती है, फजल अली आयोग ने ए, बी और सी 3 वर्गों में विभाजित राज्यों को समाप्त कर उनके स्थान पर 16 राज्य तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन की सिफारिश की थी। लेकिन संसद में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो फजल अली आयोग ने तो 16 बताए थे, कितने माने? 14 राज्य, 3 संघ में से 5 संघ राज्य क्षेत्र माने गए थे। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों की सीमाओं में स्थानीय और भाषाई मांगों को पूरा करने के लिए परिवर्तन किए गए। इसके अतिरिक्त 1956 में त्रावणकोर और कोचीन क्षेत्र को मिलाकर कौन सा एक नया राज्य बनाया गया था? तो त्रावणकोर और कोचीन को मिला के बनाया गया था केरल। नेक्स्ट बात आती है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से मैसूर राज्य अंतः स्थापित किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा उसका नाम परिवर्तित करके कर्नाटक कर दिया गया था? तो ये था मैसूर राज्य अधिनियम 1973। नेक्स्ट देखो, नए जम्मू कश्मीर विधानसभा में 107 सदस्य हैं। उनकी परिसीमन के बाद संख्या बढ़कर 114 तक हो जाएगी। विधायिका में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लिए पहले ही
पहले के ही तरह कितनी सीटें रिक्त रखी गई हैं? तो 24 सीटें रिक्त रखी गई हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक कितनी है? 87 सीटों पर चुनाव होते थे, जिनमें 4 तो लद्दाख की थी, 46 कश्मीर की थी और 37 जम्मू की सीटें थी। लद्दाख की 4 सीटें हटाकर अब केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में कितनी हो गई हैं? 83 सीटें बची हैं, जिनमें परिसीमन होना है। अनुमान है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सीटें बढ़कर कितनी होनी चाहिए? अब 90 हो जाएंगी। तो टोटल अब कितनी है? 83 सीटें बची हैं। जम्मू कश्मीर कैबिनेट में 24 मंत्री बनाए जा सकते थे। अब दूसरे राज्य की तरह कुल सदस्य संख्या में कितने प्रतिशत से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते? तो 10% से ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट बात आती है इसकी कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से 5 और केंद्र शासित लद्दाख से 1 लोकसभा सांसद ही चुना जाएगा। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के 4 सांसद चुने जाएंगे। लद्दाख से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाएंगे? तो जम्मू कश्मीर से 4 आएंगे, तो लद्दाख से 1 भी नहीं होगा। भारतीय संघीय व्यवस्था को कितने अर्धसंघीय व्यवस्था की संज्ञा दी है? तो भारतीय संघ व्यवस्था को अर्धसंघीय व्यवस्था कहा है केसी वेलर ने। ग्रीनविले, आइंस्टीन और एएच बिर्च ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो सहकारी संघवाद का प्रयोग किया है। लोक प्रशासन के किस विद्वान ने कहा है कि भारत का संविधान अत्यंत परिसंघीय है? तो ये कहा है पॉल एच एपलबी ने। भारतीय संघ में उन राज्यों का समावेश है जो केंद्र के साथ संघीय शक्तियों में भागीदारी करते हैं। भारत विनाशी राज्यों का किस प्रकार का संघ है? तो ये एक अविनाशी संघ है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर इन परिषदों के गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो धारा है ये 15वीं। राज्यों और संघ के बीच परस्पर सहयोग एवं समन्वय के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक विकास की गति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित क्षेत्रीय परिषदें किस प्रकार की संस्थाएं हैं? तो ये कौन सी संस्थाएं? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये एक संविधानेतर संस्थाएं होती हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो सभी जो क्षेत्रीय परिषद हैं उनका अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री होता है। नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह पद किसको प्राप्त होता है? तो ये संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री को प्राप्त होता है। वर्तमान समय में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है इलाहाबाद में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। जबकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कार्यालय? कोलकाता में। पूर्वोत्तर के 8 राज्य कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं हैं। इसलिए इनके लिए पूर्वोत्तर परिषद गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो पूर्वोत्तर परिषद 1972 के तहत। पूर्वोत्तर परिषद में सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष होता है पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो विकास राज्य मंत्री होता है वो। पूर्वोत्तर परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। नेक्स्ट आता है 27 जून 1947 को देशी रियासतों की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के तहत एक राज्य विभाग खोला गया। इसका प्रभारी किसको बनाया गया? तो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को देशी नरेशों से अपील की कि वे अपनी विदेश नीति, यातायात व सुरक्षा संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दें। इस अपील का समर्थन किसने किया था? तो इसका समर्थन किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट है किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि सम्राट और देशी रियासतों के बीच हुए समझौते उस अधिनियम के प्रवर्तन पर स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे? तो ये स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या 542 थी, जिनमें से 539 रियासतों ने स्वेच्छा से देशी
राज्य विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में विलयन के लिए स्वीकृति दे दी। शेष किन 3 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। काठियावाड़ के तट पर स्थित जूनागढ़ रियासत के नवाब ने पाकिस्तान के साथ मिलने की घोषणा कर दी, जिसका वहां की जनता ने विरोध किया। फलतः सरकार ने चीनी की कार्रवाई की। इसके बाद वहां का नवाब पाकिस्तान भाग गया। उस समय जूनागढ़ का नवाब कौन था? तो नवाब थे नवाब मोहम्मद महाबत खान जी तरते। नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आता है कि कश्मीर के किस महाराजा ने पाकिस्तान पठानों यानी कबीलाओं के आक्रमण के बाद अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वहाँ पर कौन थे? हरि सिंह थे। हैदराबाद में रजाकारों ने आतंक का वातावरण पैदा कर दिया, जिसके दबाव में आकर वहाँ के निजाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। लेकिन सरदार पटेल ने 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई कर हैदराबाद के नवाब को भारत में विलय स्वीकारने हेतु बाध्य कर दिया। ये कार्रवाई किस ऑपरेशन के तहत हुई? तो ये था ऑपरेशन पोलो। काफ़ी फेमस है ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद के निजाम मीर ओस्मान अली खान ने सबसे अंत में समर्पण किया और भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया। यह घटना किस दिन की घटी? तो ये थी 18 सितंबर 1948 को। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान में कहा गया है राज्यों का संघ। भारत के संघ में भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है? नहीं, क्योंकि संसद यह कार्य साधारण बहुमत से कर सकती है। यानी कोई भी नया राज्य में ला सकते हो, संसद साधारण बहुमत से पास कर देगी। हाँ, कोई आ रहा है तो उसको कौन मना करेगा? तो ये सही है, संसद के द्वारा साधारण बहुमत से ये कर सकती है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो उल्लेख किया गया है संविधान की प्रथम अनुसूची में। भारत के अंतर्गत स्थित रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसद को यह प्राधिकार था कि वह ऐसे निर्बंधों तथा शर्तों के साथ उचित समझे नए राज्यों के प्रवेश की अनुमति दे सकेगी। का उल्लेख कहाँ पे है? तो यह उल्लेख अनुच्छेद 1 में है। नेक्स्ट आता है अपना संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है संविधान की प्रथम अनुसूची में। तो ये थे आपके संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें मैंने आपको क्षेत्रीय परिषद भी बता दी है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके लाइन टू लाइन क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।